हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू 2a cos kx sin ओमेगा टी। एक इक्वेशन तो ये थी। एक और इक्वेशन थी 2a sin kx cos ओमेगा टी। ये भी इक्वेशन हो सकती है sin kx sin ओमेगा टी, और ये भी इक्वेशन हो सकती है cos kx cos ओमेगा टी। मीन्स स्टैंडिंग वेव के इक्वेशन में kx और ओमेगा टी का प्लस माइनस वाला फंक्शन नहीं आएगा, यानी कभी भी ऐसा फंक्शन नहीं आएगा फंक्शन ऑफ ax प्लस माइनस bt का। ये तो ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन का फंक्शन होता है, ठीक है ना। ये किसका हो गया? स्टैंडिंग वेव का। स्टैंडिंग वेव इसको कहते क्यों है? क्योंकि जो आपने देखा था, हम लोगों ने ड्रॉ किया था स्टैंडिंग वेव के लिए स्केचिंग करी थी, उसमें ईच एंड एवरी लूप की एनर्जी कांस्टेंट रहती है। एनर्जी नोड से आगे ट्रांसफर नहीं करता है, इसलिए ऐसे वेव को क्या बोलते हैं हम लोग कि स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। जबकि ट्रेवलिंग वेव में क्या हो रहा था? एनर्जी और मोमेंटम दोनों का ही ट्रांसफर हो रहा था, ठीक है ना। तो देखो, जैसे मान लीजिए ये एक स्ट्रिंग, ठीक, इस स्ट्रिंग में हम लोग क्या करते, दो लूप्स बना लेते ऐसे। अब देखो ये लूप्स कब बने होंगे? पहली बात ये कब बना होगा? जब स्ट्रिंग, ये वाला स्ट्रिंग ऊपर गया होगा और ये वाला स्ट्रिंग नीचे आया होगा। फिर धीरे धीरे ये ऊपर से मिड पे आया तो ये नीचे से मिड पे गया, फिर ये नीचे आया तो ये ऊपर गया। इस तरह से लूप्स बनते हैं। इन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? नोड्स। इनको क्या कहते हैं? नोड्स। दीज आर नोड्स, दीज आर अगेन नोड्स। दो रेगुलर नोड या फिर दो रेगुलर एंटी नोड के बीच की लेंथ को क्या बोलते? लैम्डा बाय 2। जैसे ये हो गया लेंथ कितना? लैम्डा बाय 2। ये वाली लेंथ भी क्या हो जाएगी? लैम्डा बाय 2 एंड सो। इस प्रकार से एक नोड और एक एंटी नोड, अगर ये दोनों रेगुलर हैं तो लैम्डा बाय 4 होगी। ये आपको याद में रखना है। अब इसमें कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि जैसे मान लो कि ये वाली लूप थी, तो सबसे पहला कंक्लूजन तो हम ये कहेंगे कि एनर्जी ऑफ ईच लूप इज confined and constant। यानी क्या रही? इसकी एनर्जी जितनी रहेगी इसके अंदर ही रहेगी। कन्फाइंड का मतलब एंड कांस्टेंट, वो वैल्यू चेंज नहीं होगी। सिमिलरली इस वाले लूप की एनर्जी इसके अंदर ही रहेगी, ठीक, और ये कन्फाइंड रहेगी, यानी इसके अंदर ही रहेगी और ये कांस्टेंट भी रहेगी। और इस लूप की टोटल एनर्जी, इस लूप की टोटल एनर्जी या फिर बनने वाले और भी लूप्स की टोटल एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। टोटल एनर्जी का माने क्या हो गया? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। आपको ये चीजें याद रखनी है। एनर्जी ऑफ ईच लूप इज कन्फाइंड एंड कांस्टेंट मींस एनर्जी, जैसे इस लूप की कुछ एनर्जी है मान लीजिए, वो एनर्जी इस नोड से आगे नहीं जाएगा। यानी नोड क्या है? फिक्स्ड पॉइंट। नोड कैसा पॉइंट हो गया? फिक्स्ड पॉइंट। इस फिक्स्ड पॉइंट, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है एक तरह से दीवार है, ये एनर्जी को जाने नहीं देता है। इसकी एनर्जी इसी में रहेगी, इसकी एनर्जी भी इसी में रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, कन्फाइंड रहेगी, ठीक। सेकंड पॉइंट देखो, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ स्ट्रिंग ऑफ one loop is vibrating in same phase, is vibrating in same phase। इसका मतलब क्या रहा कि जैसे स्ट्रिंग का ये वाला पोर्शन हम ले लेते हैं, इस वाले पोर्शन में स्ट्रिंग के तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे, ये सारे ही पॉइंट्स एक फेज में एक साथ वाइब्रेट करेंगे। मींस कि सारे पॉइंट्स अगर ऊपर जा रहे होंगे, अगर ये ऊपर जा रहा होगा तो ये भी ऊपर जाएगा, तो ये भी ऊपर जाएगा, तो ये भी ऊपर जाएगा। इसका मतलब ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या है? सेम फेज।
सिमिलरली अगर इस वाले लूप की बात करें, उसी इंस्टेंट पर ये सारे पॉइंट्स नीचे की तरफ जा रहे होंगे, ये सभी आपस में क्या है, एक ही फेज में। ठीक, तो इसीलिए क्या लिखा, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ स्ट्रिंग ऑफ वन लूप इज वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। तीसरा कि एडजेसेंट लूप्स में जो पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं वो अपोजिट फेज में होते हैं, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा। ठीक है ना, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ स्ट्रिंग of adjacent loops are vibrating in opposite phase। ये अपोजिट फेज में वाइब्रेट करते हैं। ठीक है ना, आप ये भी देखो, हम ये भी कह सकते हैं इसको समझने के लिए, सपोज कर लो यहाँ पर हम लोग कोई पॉइंट ले लेते, मान लो P Q R, इधर ले लेते S, ये वाला पॉइंट T, ये वाला पॉइंट U। अब देखो P Q R सेम फेज में है क्योंकि ये सबके सब ऊपर जा रहे हैं। S T U ये आपस में सेम फेज में है क्योंकि ये नीचे आ रहे हैं। R वाला ऊपर जा रहा है तो S वाला नीचे, तो पॉइंट R और पॉइंट S अपोजिट फेज में है। पॉइंट Q पॉइंट S अपोजिट फेज में है। पॉइंट Q पॉइंट T अपोजिट फेज में है। तो ये चीज समझ में आई। ठीक है ना, तो वाइब्रेटिंग इन अपोजिट फेज, यानी ये जो पार्टिकल्स है ऐसे चलते हैं। ठीक है ना, ओके। नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग अगर मान लीजिए कोई स्ट्रिंग है, वो दोनों ही एंड पे फिक्स्ड है, या फिर ये हो सकता है एक एंड फिक्स हो, एक एंड ओपन हो। जब हम उसको प्लकिंग करेंगे तो किस प्रकार की वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड होगी। ठीक है ना, और वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड होगी तो उसके डिफरेंट वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसीज क्या होगी, उसके लिए फॉर्मूला देखना है। ठीक है ना, आपको मालूम है कि ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन क्या होती थी, v इक्वल टू एफ लैम्डा। लेकिन वेव की इक्वेशन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में क्या होती थी, v इक्वल टू अंडर रूट टी बाय म्यू। टी क्या होता था, इलास्टिक प्रॉपर्टी, और म्यू क्या होती थी, इनर्शियल प्रॉपर्टी होती थी। आइए देखते हैं नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग व्हेन बोथ एंड्स ऑफ ए स्ट्रिंग इज फिक्स्ड, व्हेन बोथ ends of a string is fixed। जैसे देखो कि ये एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग की ये वाली एंड को फिक्स कर देते और ये वाली एंड को भी फिक्स कर देते। अब इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है, सपोज कर लो ये स्ट्रिंग यहाँ पे बंधी हुई है x इक्वल टू 0 पे, तो जब यहाँ पे पहुंचेंगे तो स्ट्रिंग की मैक्सिमम लेंथ जो भी है वही वैल्यू होगी x की, तो ये वाली वैल्यू क्या आ गई, L आ गई। अगर सपोज कर लो इस स्ट्रिंग को एक बार हम प्लग करेंगे, प्लग करना मीन्स इसको ऐसा वाइब्रेट करना, एक बार इसको टच करके छोड़ देंगे। एक बार जब आप इसको टच करके छोड़ोगे तो देखो जो एंड फिक्स होता है वहां पे नोड्स बनते हैं। ठीक है ना, तो इस स्ट्रिंग में कैसा होगा, ये नोडल पॉइंट्स हैं, इनमें इस तरह का ऐसा बन जाएगा शेप, यानी ये तो नोड था, ये भी नोड था। अब दो रेगुलर नोड या दो रेगुलर एंटी नोड के बीच की लेंथ क्या होती है, लैम्डा बाय 2, और स्ट्रिंग की तो लेंथ यही थी, तो L की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा बाय 2। आप कह सकते हो यहां से चाहो तो लैम्डा इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज 2L। अब इसकी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो अपन क्या जानते हैं, v इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, तो f इज इक्वल टू कितना, तो v बाय लैम्डा। v क्या है, वेव की स्पीड, और लैम्डा वेवलेंथ है। आप देखो
v को तो ले लेंगे हम लोग, लेमडा कितना है 1/2l, इसको क्या लिखेंगे 1/2l, और v कितना होता है √T/μ होता है, यानी स्ट्रिंग में कितना टेंशन है और म्यू क्या है उसकी लीनियर मास डेंसिटी होती है, इसको बोलते हैं क्या हम लोग फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। यानी एक्चुअल में इसका नाम क्या है, इसका नाम है बच्चों फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक। इसका नाम क्या है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और इसी को क्या बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक। यानी कि आप देखो एक लूप बना है यहाँ पे, तो यहाँ पर कितना है 1/2l √T/μ। एक चीज क्लियर है, हमेशा याद रखिएगा जो पॉइंट्स स्ट्रिंग के फिक्स्ड होंगे वहां पे नोड्स बनेंगे। तो यहाँ नोड्स बन गया, यहाँ पे नोड्स बन गया, बीच में क्या बन गया, यहाँ पे एंटी नोड बन गया। दो रेगुलर नोड के बीच की लेंथ कितनी λ/2, इसका मतलब ये वाला L कितना हो गया λ/2, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 2L। तो फ्रीक्वेंसी F क्या होता है v/λ, क्योंकि आपको पता था कि v = क्या होता है f लैम्डा, या v = λ/t हुआ करता था, और 1/t को क्या बोलते थे फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या गई v/λ। तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 1/2l √T/μ। सिर्फ हमने लैम्डा की वैल्यू रखी, स्पीड तो हमको पता ही था √T/μ। तो इसी स्ट्रिंग को अगर हमने प्लगिंग करी, और प्लगिंग करने के बाद इसमें सपोज कर लो दो लूप्स बन गए, अगर दो लूप्स बन जाएंगे इस प्रकार से होगा, ठीक। ये क्या है नोड, ये भी नोड, ये भी क्या है नोड, ये एंटी नोड और ये भी क्या है एंटी नोड है। स्ट्रिंग की टोटल लेंथ कितनी थी L। अब देखो रेगुलर नोड्स के बीच का लेंथ कितना था λ/2, और ये वाली लेंथ भी कितनी हो जाएगी λ/2। इसका मतलब ये रहा कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी लैम्डा के बराबर। अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। तो F क्या होता है, F = फ्रीक्वेंसी = v/λ, ऐसा लिखोगे। अब ये F क्या है हमारा, वो F0 था, इसका हम लोग नाम रख लेते हैं F2 रख लो, या जो भी वैल्यू आएगी अभी देखते हैं। तो लैम्डा कितना है L के बराबर, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या 2/2l √v की जगह पर क्या लिख रहे हैं T/μ। देखो लिख सकते हैं 2/2l √T/μ, यानी इसको अपन क्या बोल रहे हैं, इसका नाम एक काम करो, इसको F2 कर लो और उसको पहले वाले को आप F1 कर लीजिए। तो क्या हुआ ये, इसको क्या कहेंगे हम लोग सेकंड हार्मोनिक, इसको क्या कहेंगे सेकंड हार्मोनिक, या फिर इसका एक और नाम है, इसी को फर्स्ट ओवरटोन भी बोलते हैं, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। अब एक और देख लेते हैं हम लोग, सपोज कर लो इसी स्ट्रिंग में 3 लूप बन गए, इसी स्ट्रिंग में कितने लूप्स बना देते हैं 3 लूप्स बना देते हैं। 3 लूप्स बना दीजिए कुछ इस प्रकार से 1 2 3 लूप्स बन गए। ये वाली लेंथ, ये नोड है, ये भी नोड, ये भी नोड, ये भी नोड, दो रेगुलर नोड के बीच की लेंथ कितनी λ/2, 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 तो लेंथ कितनी हो जाएगी 3 λ/2, ठीक। अब लेंथ आ गई 3 λ/2, तो लैम्डा कितनी हो गई λ = 2l/3। तो अब देखो आप यहाँ पर कितने लूप्स बन रहे 3 लूप्स बन रहे। अब हमको हार्मोनिक क्या मिलेगा थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक सेकंड ओवरटोन। तो थर्ड हार्मोनिक के लिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा F3 = v/λ। तो v तो अपने को मालूम है √T/μ होता है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है 2l/3। तो क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर 2l और इस 3 को उठा करके यहाँ लिख देते √ में कितना T/μ। अब आप देखो F3 की वैल्यू कितनी आ गई 3/2l √T/μ, F2 की वैल्यू कितनी आ गई 2/2l √T/μ, और F1 की वैल्यू कितनी आ गई थी 1/2l √T/μ। इसका मतलब क्या है, जितने भी हार्मोनिक्स हमको मिल रहे हैं वो nth टाइम फर्स्ट हार्मोनिक के है, यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के n टाइम्स है। F3 को अपन 3 टाइम्स लिखेंगे, Fn को क्या लिखेंगे n टाइम्स लिखेंगे।
इसको अपन कहते क्या है, इसको कहते हैं थर्ड हार्मोनिक। दिस इज थर्ड हार्मोनिक और सेकेंड ओवरटोन, और सेकेंड ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक और सेकेंड ओवरटोन। तो इसको जनरल फॉर्म में अपन कैसा लिख सकते हैं, Fn को ऐसा लिख सकते हैं n टाइम्स F1, ठीक है ना। जैसे मान लो फिफ्थ हार्मोनिक चाहिए तो 5 इंटू कितना लिख देंगे, फर्स्ट हार्मोनिक कितनी थी 1/12 अंडर रूट टी बाय म्यू। सेवंथ बोल देगा तो यहाँ क्या करेंगे 7 अंडर, और यहाँ क्या लिख देंगे 1/12 अंडर रूट टी बाय म्यू। अगर आपको ओवरटोन बोल दे, मान लो आपको कह दिया कि फोर्थ ओवरटोन कितनी होगी, तो फोर्थ ओवरटोन का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिफ्थ हार्मोनिक, यानी 5 टाइम्स लगा देंगे। ओवरटोन में हार्मोनिक बढ़ जाता है। ओवरटोन स्टार्ट कहां से होता है, फर्स्ट ओवरटोन यानी सेकेंड हार्मोनिक, सेकेंड ओवरटोन माने थर्ड हार्मोनिक। तो अगर मान लो कि हमसे कह दिया कि फोर्थ ओवरटोन निकालो, तो हम क्या कहेंगे, वह फिफ्थ हार्मोनिक है, एक कम हो जाएगी वैल्यू, ठीक है ना। तो इस पर इसका जनरल फॉर्मूला ये होता है n टाइम्स F1। Modes of vibration when one end of a string is fixed and another end is open। ये इस प्रकार से होगा। आप देखो कि सपोज कर लो ये फिक्स्ड सरफेस है, यहाँ से स्ट्रिंग ऐसे फिक्स्ड है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, इसमें एक रिंग लगा देते और एक इस तरह से देते। अब क्या होगा, ये रिंग ऊपर नीचे जाएगी, ठीक है ना। दिस रिंग इज मूवेबल अप एंड डाउन। अगर हम इसको प्लग इन करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, ये तो फिक्स्ड एंड हो गया, ये वाला एंड क्या हो गया, ओपन एंड हो गया। तो होगा क्या, फिक्स्ड एंड पर तो ऑलवेज क्या बनना है, नोड, और ओपन एंड पर ऑलवेज क्या बनना है, एंटी नोड। तो आप देखो जब अपन फर्स्ट वाइब्रेशन देंगे तो कुछ ऐसा होगा, ऐसा। अब यहाँ पर बना नोड, इस जगह पर क्या बन गया, एंटी नोड। अगर ऐसा बनता है तो ये वाली लेंथ, अब L की वैल्यू क्या हो जाएगी, λ/4। इसका मतलब लैम्डा कितना हो गया, 4L के बराबर। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, F1 कितनी हो जाएगी, F इज इक्वल टू V बाई लेमडा। तो V अपॉन में लेमडा, तो लेमडा कितना आ गया बच्चों, 4L। तो 1/4L अंडर रूट में क्या लिखोगे, T बाय म्यू। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फिर फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक बोलेंगे, ठीक है ना। इसी में अगर हम लोग दो बना दे वेव्स इस प्रकार से, दो लूप्स बना दे, तो दो लूप्स कैसे बनेंगे, देखो आप, यहां पर नोड, यहां पर भी नोड, और इस जगह पर क्या बन जाएगी, एंटी नोड। कुछ इस प्रकार से देखो आप, ऐसा। अब ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, λ/2, और ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, λ/4। अब ये टोटल लेंथ L की वैल्यू कितनी आ गई, 3λ/4, 3λ/4। अब नई वाली फ्रीक्वेंसी जिसको अपन F2 बोल रहे हैं, वह कितनी हो जाएगी, 3λ/4 है ना। F इज इक्वल टू V बाई लेमडा। तो 1 अपॉन, यहां से देखो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, 4L/3। तो लेमडा कितना, 1 अपॉन 4L, यहां पर कितनी हो जाएगी वैल्यू, 3, और इस जगह पर क्या लिखेंगे, अंडर रूट T बाय म्यू। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग थर्ड हार्मोनिक, क्योंकि यहां पर कितनी आ गई, 3, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, थर्ड हार्मोनिक। दिस इज थर्ड हार्मोनिक, ठीक है ना। इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक और बना सकते हैं ऐसा ही केस। हम लोग क्या करते हैं, एक और ले लेते हैं, इसी में दो लूप्स ऐसा ले लो और ऐसा। क्या होगा, इस जगह पर एक लूप बनेगी, इस जगह पर एक लूप बनेगी, और यहाँ पर क्या होगा, ऐसा। ये वाली लेंथ λ/2, ये वाली लेंथ λ/2, ये वाली लेंथ λ/4। तो अपन क्या बोल सकते हैं, 2λ/4, 2λ/4, λ/4 कितनी हो गई, L की वैल्यू 5λ/4। तो लैम्डा कितना हो गया, देखो
4L अपॉन में 5। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, अब देखो हम लोग जब F3 निकालेंगे तो फ्रीक्वेंसी ये कितनी हो जाएगी, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई लेमडा। तो V लेमडा कितना लिख देंगे हम लोग 1/4L, यानी ये हो जाएगा 5/4L अंडर रूट T बाई m। इसको हम कहते क्या है, इसको कहते हैं फिफ्थ हार्मोनिक। इसको क्या कहेंगे, फिफ्थ हार्मोनिक, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, 5 लगी हुई है। तो nth हार्मोनिक अगर हमको निकालना है, nth हार्मोनिक निकालना है तो Fn के लिए फॉर्मूला देखो क्या बन जाएगा, इसको ऐसा लिखो 2n प्लस 1 अपॉन 4L अंडर रूट T बाई m। चेक कर लेते हैं, n की वैल्यू अगर अपन 0 रखते हैं तो 1/4L अंडर रूट T बाई m मिल गया आपको क्या, फर्स्ट हार्मोनिक। अगर इसकी वैल्यू 1 रखते हो तो 2 प्लस 1 3/4L, ये कौन सा मिल गया, थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक यानी वहां पर क्या हुआ, फर्स्ट ओवरटोन भी आप कह सकते हैं। फिर अगर आप यहाँ पर 2 रख दोगे तो आपको क्या मिल गया, देखो फिफ्थ हार्मोनिक। इसको फिफ्थ बोल रहे क्योंकि 5 से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से अपने को जनरल फॉर्मूला मिल गया, ठीक है ना। nth हार्मोनिक के लिए when one end is fixed and another end is open, और जब दोनों ही एंड फिक्स था तो फॉर्मूला Fn का कितना था, n इंटू F0 या F1 के इक्वल था। उसको भी मैं लिख देता हूं, आप याद रखिएगा हमेशा Fn की वैल्यू n टाइम्स F1। तो F1 कितनी थी, 1/2L अंडर रूट में T बाई म्यू। ये फॉर्मूला कब लगाना है, when both end of the string is fixed, और ये फॉर्मूला कब लगाना है, when one end is fixed and another end is open। आपको सिर्फ ये चीजें याद रखनी है कि सबसे पहला वाला जो केस बनता है जिसमें कि स्ट्रिंग के दोनों एंड फिक्स रहते हैं, तो ये अपने को क्या मिलता है, एक लूप मिलता है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, नंबर ऑफ लूप्स इनटू दिस थिंग। इसको भी नंबर ऑफ लूप से भी याद कर सकते हैं आप, एन से। जैसे कैसे होगा कि जैसे मान लो कि ये वाला केस है, इसमें लूप्स कितने हैं, 2 ही है ना, ये तो लूप्स नहीं है, तो एन की जगह कितना पुट कर देंगे, ठीक। इससे पहले वाला में लूप कितना था, 1, तो एन कितना पुट किया था अपन ने, 1। और उससे पहले वाले यानी फर्स्ट वाले में लूप था ही नहीं, तो ये वाली वैल्यू क्या थी, 0। तो एन की वैल्यू हम लोग 0 से ले सकते हैं आगे तक। एन की वैल्यू ले लेंगे 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इस प्रकार से हमको nth हार्मोनिक मिलेगा when one end is fixed, another end is open। nth हार्मोनिक मिलेगी when both end are fixed। एनर्जी एसोसिएटेड विद स्ट्रिंग इन स्टैंडिंग वेव्स। तो स्टैंडिंग वेव्स या फिर स्टेशनरी वेव में लूप्स बनते हैं और उस लूप की हमको एनर्जी चाहिए। देख इस तरह से सपोज कर लो ये एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में कितने ही लूप्स आप बना सकते हो। सपोज कर लो एक लूप ऐसी, एक ऐसी, 2 लूप्स हमने बना लिए। होगा क्या, स्ट्रिंग के ये जो पॉइंट्स हैं, ये वाले पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स एक साथ ऊपर जाएंगे और ये वाले सारे पॉइंट्स इस वाले लूप के एक साथ नीचे जाएंगे। जिस समय ये वाले पॉइंट्स ऊपर जा रहे होंगे, यानी जब मीन पोजीशन से पास कर रहे होंगे, उस समय स्ट्रिंग के इन सभी पॉइंट्स की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, क्योंकि मीन पोजीशन पर स्पीड मैक्सिमम होता है। इस वाले पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। अगर हम स्ट्रिंग के किसी एक सिंगल पॉइंट की बात करें जो कि बिल्कुल मिड में है, ये वाला पॉइंट जब ऊपर जाएगा यहाँ पे, तो क्या होगी, इसकी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। इवन कि हर एक पॉइंट का इस वाले पॉइंट पर पहुंचने के बाद काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि वो तो वहां पे आके रुक जाएगी, ठीक है ना। और अगर हम इस वाले पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो मिडिल पॉइंट का पार्ट उठ के गया है यहाँ पे, इसमें किसी प्रकार का इलास्टिक स्ट्रेन नहीं आया, इसमें किसी प्रकार की एक्सटेंशन नहीं आई। एक्सटेंशन नहीं आने की वजह से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी, 0। तो इस वाले पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी भी 0 और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन आप देखो, अगर हम लोग इस वाले पॉइंट की बात करें,
या फिर इसकी बात करें, यानी ये वाले पॉइंट्स जो होंगे स्ट्रिंग के, ये जब उठ के यहाँ पे आएंगे तो क्या होगी, इस जगह पर काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पर जीरो हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जीरो, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेचेज होगी, स्ट्रिंग क्या होगी, स्ट्रेच होगी, स्ट्रेच होने की वजह से स्ट्रिंग के पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। और पोटेंशियल एनर्जी उस जगह पर आपको मालूम है मैक्सिमम होती है जहां पर स्लोप मैक्सिमम होगा, तो इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी, लेकिन इस वाली जगह पर क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, इस वाली जगह पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, ठीक है ना। अब देखो सेम चीज इस वाले लूप में होगा, इस वाले लूप के ये सारे पॉइंट्स उसी इंस्टेंट पर नीचे आ रहे होंगे, ठीक है ना, यानी कि ये वाले पॉइंट जब ऊपर जा रहे थे, ये वाले पॉइंट्स नीचे आ रहे। देखो आप ये सभी पॉइंट्स और ये सभी पॉइंट्स अपोजिट फेज में है, यानी पाई के फेज डिफरेंस पर काम कर रहे, ठीक। और सेम चीज यहाँ भी होगी, जब ये पॉइंट स्ट्रिंग इस वाले सिचुएशन में होगी तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, इस वाले सिचुएशन में आएगी तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स की इंडिविजुअल एनर्जी होगी, जैसे यहाँ पर थी मिड पॉइंट की एनर्जी, यहाँ पर काइनेटिक पोटेंशियल दोनों जीरो हो जाएगी, क्योंकि मिड पॉइंट में किसी प्रकार का इलास्टिसिटी नहीं है, तो वो क्या होगी, स्ट्रेट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर स्लोप जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन इन सभी पॉइंट्स पर आप देखो, इन सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल एनर्जी की भी वैल्यू निकलेगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। तो होता क्या है, अल्टीमेटली किसी भी पॉइंट पर आप देखो, जैसे इस वाले की बात करें या फिर इस वाले की, तो यहाँ पर क्या है, इन पॉइंट्स के पास काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल बिल्कुल जीरो है। जब ये टॉप पे पहुंचेगी तो यहाँ पर क्या रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगी। यहाँ आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगी, यानी एक ही लूप के अंदर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो सकती है, पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो सकती है, तो टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगा, उस लूप का कांस्टेंट रहेगा, ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं, हम या तो काइनेटिक एनर्जी पता कर लेते हैं या फिर हम पोटेंशियल एनर्जी पता कर लेते हैं, जो भी टोटल एनर्जी आएगी काइनेटिक या पोटेंशियल, वही उस लूप की टोटल एनर्जी होगी। तो मान लो कि अगर ये स्टैंडिंग वेव है, तो स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 2a sin kx cos ओमेगा t, ठीक है ना। इस चीज को अपन क्या बोलते हैं, as, यानी एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव इनटू कितना, cos ओमेगा t, ऐसा अपन लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो अगर हम मान लीजिए किसी काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, तो किसी एक पार्टिकल की जब काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, स्मॉल काइनेटिक एनर्जी डीके हो जाएगी, तो डीके बराबर कितना होगा, हाफ mv², तो m कितना, तो dm, और dm को आप क्या लिख सकोगे, न्यू dx, और यहाँ पर क्या होगी, पार्टिकल की वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ dm इंटू vp का स्क्वायर, तो vp कितना होगा, a इंटू ओमेगा का स्क्वायर, a किसकी, स्टैंडिंग वेव के एम्पलीट्यूड की, ठीक है ना, इंटू ओमेगा का स्क्वायर, तो ऐसा लिख लेंगे हम लोग। और dm को क्या लिख सकते हैं, म्यू dx इंटू ओमेगा स्क्वायर, और as कितना है, 2a sin kx, तो इसका स्क्वायर कर लो, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4a² sin स्क्वायर kx, ठीक। अब इस चीज को आप कर लो बाहर, ये देखो 2 म्यू ओमेगा स्क्वायर a² sin स्क्वायर kx इंटू कितना, dx, ये आ गई dk की वैल्यू। अब अगर हम लोग इस sin स्क्वायर kx dx का इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हमको टोटल एनर्जी मिल जाएगी, ठीक। तो अगर मान लीजिए हमको टोटल एनर्जी चाहिए, तो अपन ने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, आप यहाँ नहीं इस जगह पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ, और x की वैल्यू 0 टू l तक, स्ट्रिंग की जितनी भी लेंथ है वहां तक लगा दो, 0 टू l तक अपन लगा देते हैं। तो अब ये देखो ये कितना हो गया, k, इसको क्या लिखेंगे, 2 म्यू ओमेगा स्क्वायर a², और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, l/2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन l/2, इस 2 से ये 2 हो गया आपका कैंसिल, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू ओमेगा स्क्वायर a² इंटू l। ये a क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेव, यानी प्रत्येक वेव का एम्पलीट्यूड, जैसे ये वाला पॉइंट था, इसका एम्पलीट्यूड a हो गया, इसका कुछ और a हो जाएगा, इसका कुछ और a हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या जानते हैं कि as बराबर कितना, 2a के बराबर, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी as/2, इसमें पुट करो आप k इज इक्वल टू म्यू ओमेगा स्क्वायर
AS अपॉन 2। तो AS अपॉन 2 कितना होगा? AS स्क्वायर अपॉन 4 इंटू L। तो काइनेटिक एनर्जी देखो आप 1/4 म्यू ओमेगा स्क्वायर AS स्क्वायर इंटू L। ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी आ गई? ये काइनेटिक एनर्जी आ गई L लेंथ के स्ट्रिंग की, चाहे उसमें कितने ही लूप्स बने हो। तो L की वैल्यू रखेंगे तो ये हमको टोटल एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है ना। अब वन लूप की एनर्जी कैसे निकालोगे? तो एनर्जी ऑफ वन लूप, एनर्जी ऑफ वन लूप, एक लूप की एनर्जी निकालने के लिए L की वैल्यू क्या हो जाएगी? λ/2। तो क्योंकि ये नोड है, ये नोड है, तो दो रेगुलर नोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? λ/2। ये वाली वैल्यू यहां पर आप पुट कर दो। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन लूप इज इक्वल टू 1/4 म्यू ओमेगा स्क्वायर, 1/4 म्यू ओमेगा स्क्वायर AS स्क्वायर। L की जगह क्या रख देंगे? λ/2। तो λ/2, तो देखो ये वैल्यू आ कितनी गई? 1/8 म्यू ओमेगा स्क्वायर AS स्क्वायर इंटू लैम्डा। दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन लूप। अब देखो ये एनर्जी हर एक लूप की इतनी ही होती है, ठीक है ना। यानी ये एनर्जी क्या है? प्रत्येक लूप के लिए कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये चेंज नहीं होती। इसको अच्छे से आप लोग नोट डाउन करिए।